हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस के आज के इस वीडियो के अंदर हम एलपी स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करेंगे। जैसा कि जो एलपी स्पेस है, इस नोटेशन के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात करके आ चुके हैं। तो एक बार और हम इस एलपी स्पेस के एलिमेंट्स को समझते हैं कि इस एलपी स्पेस के अंदर एलिमेंट कौन से हैं। इस एलपी स्पेस, जैसा कि जो हेड के ऊपर है कोई भी सिंबल यूज नहीं हुआ, इस बात का मतलब इस स्पेस के अंदर जो एलिमेंट है वो अपने आप में सीक्वेंसेस हैं। और जो P ये डिनोट करता है कि इस स्पेस के ऊपर जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन डिफाइन हुआ है। उस फंक्शन के बारे में आगे बात करेंगे। और इस स्पेस के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं वो भी एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंसेस हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। जैसा कि अगर xn इस स्पेस के अंदर सीक्वेंस है तो आप xn सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस लेकर पावर p कर जो सीरीज बनाओगे वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो टर्म्स आपकी सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर सकती है। जैसा कि कई बार लिखा मिलता है LPR, ये आपका डिनोट करता है कि स्पेस के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं उस सीक्वेंस की टर्म्स सेट ऑफ रियल नंबर से आने लग रही हैं। और अगर C लिखा मिल जाए तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आने लग रही हैं। अब हम इस स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करते हैं। बनाक स्पेस प्रूव करने से पहले हम इस स्पेस के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसे हम प्रूव करेंगे कि वो आपका नॉर्म फंक्शन होगा। फंक्शन हमने n फंक्शन नोटेशन ली है n हमने LP से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन किया है कि n जब भी इस LP स्पेस के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा, जैसा कि इस स्पेस के जो एलिमेंट है वो अपने आप में सीक्वेंसेस हैं, तो n ऑफ x अपने आप में यहाँ पर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि n ऑफ x के ऊपर अप्लाई होगा तो जो वैल्यू देगा वो आपको वैल्यू देगा इस सीरीज का सम और सारे की पावर 1/p। क्योंकि इस स्पेस के अंदर हमने पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस ही कंसीडर की है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये फंक्शन अपने आप में वेल डिफाइंड ही है। क्योंकि इस सीरीज का कुछ ना कुछ फाइनाइट सम तो आएगा ही, क्योंकि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। हमने इसी टाइप की जो सीक्वेंस है इस स्पेस के अंदर कंसीडर की है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम नॉर्म फंक्शन प्रूव करते हैं। नॉर्म फंक्शन प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो नॉन नेगेटिव की जो कंडीशन होती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस सीरीज का जो सम आएगा नेगेटिव इस वजह से आएगा क्योंकि इस सीक्वेंस की जो सारी की सारी इस सीरीज की जो सारी की सारी टर्म है वो अपने आप में वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव वैल्यूज की जब आप पावर 1/p करोगे तो फिर भी वो वैल्यू आपकी जो है नॉन नेगेटिव ही रहेगी। तो n ऑफ x का जो वैल्यू होगी वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। और अगर n ऑफ x किसी पॉइंट के ऊपर किसी सीक्वेंस के ऊपर अगर आपकी वैल्यू 0 देता है, n ऑफ x अगर आपका वैल्यू 0 देता है, इस बात का मतलब सीरीज का सम 0 है। और सीरीज का सम 0 तभी हो सकता है जब सीरीज की हर इंडिविजुअल टर्म 0 के इक्वल हो। और उस केस में हर एक कंपोनेंट जो आपका सीरीज की टर्म्स होती हैं उसको हर एक को 0 होना पड़ेगा। उस केस में जो आपकी सीक्वेंस है, जो x सीक्वेंस है, उसको 0 सीक्वेंस ही होना पड़ेगा। सिमिलरली इसका जो रिवर्स पार्ट है कि अगर आपके पास x 0 सीक्वेंस हो तो सारे के सारे 0 सीक्वेंस की सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो उस केस में जो ये समेशन है, ये सीरीज का सम 0 आएगा और इस सीरीज का सम 0 आएगा तो इसकी पावर 1/p करोगे फिर भी 0 ही रहेगा और ये आपका बाय डेफिनेशन n ऑफ x बन जाएगा। जो थर्ड कंडीशन है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम प्रीवियस वीडियो में मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी फॉर सीक्वेंस को प्रूव करके आ चुके हैं। इस इनइक्वालिटी की हेल्प से n ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू nx प्लस ny आपका होल्ड करेगा। जैसा कि n ऑफ x प्लस वाई को आप कैलकुलेट करोगे तो वो अपने आप में x प्लस वाई की pth नॉर्म ही बनेगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जब आप x प्लस वाई n ऑफ x प्लस वाई को कैलकुलेट करते हो तो n ऑफ x प्लस वाई होगा xi प्लस yi मॉडुलस पावर p सीरीज i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सारे की पावर 1/p। और जैसा कि हमने मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी के अंदर इसी को प्रूव किया था। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन होती है n ऑफ अल्फा x की वैल्यू पुट करते हैं। जैसा कि हमने फंक्शन डिफाइन किया है n ऑफ x यानी कि इस सीरीज की पावर 1/p, तो x की जगह हम अल्फा x पुट कर दिया तो हर एक सीरीज की हर टर्म के साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस सीरीज क्योंकि सीरीज की हर टर्म के साथ अल्फा मल्टीप्लाई है तो हम इसको हम xi मॉडुलस की पावर p से आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि आपकी मॉडुलस फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है। और हम इसको हम समेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि जो समेशन है वो i के ऊपर रन कर रहा है। जब आपका ये अल्फा मॉडुलस रेज टू पावर p इस समेशन से बाहर आएगा क्योंकि सारे की पावर 1/p था तो अल्फा मॉडुलस की पावर केवल 1 रह जाएगी और ये आपका n ऑफ x बन जाएगा। इस बात का मतलब जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था n ऑफ x ये अपने आप में LP स्पेस के ऊपर नॉर्म फंक्शन बन चुका है। और अब हम इसको n फंक्शन ना बोलकर हम इसे अब बोलेंगे pth नॉर्म। और अब LP स्पेस को इस pth नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू हम कंप्लीट स्पेस प्रूव करेंगे। और जब अगर आपका ये स्पेस LP स्पेस इस pth नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट प्रूव हो जाता है तो LP स्पेस जो है वो बनाक स्पेस प्रूव हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बनाक स्पेस की डेफिनेशन के टाइम बताया
कि किसी स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करना है तो इस बात का मतलब हमें हर कोसी सीक्वेंस को स्पेस के ही पॉइंट को कन्वर्ट करवाना होगा। तो हम कोई भी आर्बिट्ररी कोसी सीक्वेंस लेके चलते हैं। तो कंसीडर एनी आर्बिट्ररी कोसी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एलपी स्पेस, और ये हमने एक्सन कोई आर्बिट्ररी कोसी सीक्वेंस ऑफ स्केलर कंसीडर कर ली। इस सीक्वेंस से रिलेटेड नोटेशन को समझते हैं। जैसा कि जब आप इस सीक्वेंस को ओपन करोगे तो ये आपकी सीक्वेंस होगी x1, x2, x3, x4, ये आपकी सीक्वेंस है। और x1 अपने आप में एलपी स्पेस का एलिमेंट है, इस बात का मतलब x1 अपने आप में खुद सीक्वेंस है। तो x1 की टर्म को हम जो नोटेशन यूज करने जा रहे हैं, जो ये x1 है जो कि आपकी कोसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, ये खुद अपने आप में सीक्वेंस है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमने इसके लिए नोटेशन यूज कर ली x11, और जो इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म होगी वो होगी x12, सिमिलरली x13। अगर आप इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म उठाते हो x2, तो जो इसके लिए नोटेशन है x21, मतलब कि सीक्वेंस की सेकंड टर्म और इसकी जो फर्दर टर्म है उनके लिए हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो फुट के अंदर यूज कर रहे हैं, x21, x22, x23। तो इसी तरीके से अगर आप xn इस सीक्वेंस की nth टर्म को देखोगे कि nth टर्म अपने आप में खुद सीक्वेंस होगी, तो उसकी टर्म जो होंगी xn1, xn2, xn3, इस हिसाब से ये हमने सिंबल इसके कोरस्पॉन्डिंग एज्यूम कर लिए। अब हम क्योंकि कोई भी आर्बिट्ररी कोसी सीक्वेंस लेके चले हैं, तो सबसे पहले हम इसके प्रूफ की आउटलाइन को समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करके एक नई सीक्वेंस बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे जेड सीक्वेंस, और ये शो करेंगे कि जो आपकी ये जेड सीक्वेंस है ये आपकी एलपी स्पेस से बिलोंग करती है। ये आप हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और सेकंड स्टेप के अंदर हम ये शो कर देंगे कि जो हम आर्बिट्ररी कोसी सीक्वेंस लेके चले हैं ये इस जेड को ही कन्वर्ज करती है, क्योंकि जेड अपने आप में एलपी स्पेस का एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो हमें इस जेड की कंस्ट्रक्शन करनी है, और सेकेंडली फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हमें इस सीक्वेंस को शो करना है कि आपकी एलपी स्पेस से बिलोंग करेगी। और ये जेड सीक्वेंस अपने आप में एलपी स्पेस से तब बिलोंग करेगी जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर इन दो पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इस जेड सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई की, एक्सन जैसा कि हम कोसी सीक्वेंस लेके चले हैं, तो इस बात का मतलब हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक स्टेज मिलेगी, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा कि आप उस पॉजिटिव इंटीजर के बाद की कोई भी दो टर्म लोगे, उन टर्म के बीच का डिफरेंस की जो पीटीएच नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। यहां पर हम पीटीएच नॉर्म ही यूज कर रहे हैं क्योंकि जो हमने एलपी स्पेस को नॉनलीनियर स्पेस प्रूव किया है वो पीटीएच नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू ही प्रूव किया है। अब हम xn माइनस xp की पीटीएच नॉर्म की वैल्यू पुट करते हैं। जैसा कि xn भी अपने आप में खुद सीक्वेंस है और xm खुद अपने आप में खुद सीक्वेंस है, तो जब हम इस नॉर्म की वैल्यू पुट करेंगे तो जो नॉर्म की वैल्यू होगी xni, जैसा कि मैंने नोटेशन के अंदर बताया आपको कि जो xn खुद अपने आप में सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की जो टर्म होंगी वो अपने आप में इसी तरीके की होंगी, xn1, xn2, xn3। तो जो ith टर्म होगी सीक्वेंस की वो होगी xni। सिमिलरली xm सीक्वेंस की जो ith टर्म होगी xmi। इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस मॉडुलस पावर p और इससे बनी हुई सीरीज की सारे की पावर 1/p फॉर ऑल n greater than equal to n नॉट, ये साथ के साथ चल ही रहा है। अब हम इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम पावर p को रेज करते हैं। तो जब आप दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड पावर p रेज करोगे तो 1/p कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपका ये समेशन है i from 1 to infinity xni minus xmi मॉडुलस रेज टू पावर p लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर p आ जाएगा। अब हम इस समेशन को ओपन करते हैं। जब आप इस समेशन को ओपन करोगे, क्योंकि समेशन आपका i के ऊपर रन कर रहा है, तो xn1 माइनस xm1 मॉडुलस पावर p प्लस xn2 माइनस xm2 पावर p, और ये आपका समेशन यूं चलता चला जाएगा लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर p फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। क्योंकि इस सीरीज की सभी टर्म्स का सम एप्सिलॉन रेज टू पावर p से छोटा है, सीरीज की कोई इंडिविजुअल टर्म लोगे, जब इस सीरीज की सभी टर्म का सम एप्सिलॉन रेज टू पावर p से छोटा है, तो इस सीरीज की जब आप कोई इंडिविजुअल टर्म लोगे वो डेफिनेटली आपके एप्सिलॉन रेज टू पावर p से छोटी होगी। तो अब जैसा कि हमने एलपी एन स्पेस के अंदर सेम स्टेप से प्रूफ को फॉलो किया था, तो अब हमने इस समेशन की एक पर्टिकुलर टर्म उठाई, ith टर्म, और ये अपने आप में x
एन आई माइनस एक्स एम आई मॉडुलस रेज टू पावर पी लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर पी। अब दोनों तरफ हम इनइक्वालिटी के पावर 1 बाई पी रेज करते हैं, तो पावर 1 बाई पी रेज करेंगे तो एक्स एन आई माइनस एक्स एम आई मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड फॉर ऑल आई, क्योंकि हमने इस समेशन की कोई पर्टिकुलर टर्म उठाई थी, हम इस आई के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस समेशन से कोई भी टर्म को हम पिक कर सकते थे। तो ये अपने आप में, क्योंकि एक्सएन एक्सएम एक्सएन आई एक्सएम आई अपने आप में स्केलर्स हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर से आ सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आ सकते हैं, तो ये अपने आप में कोशी सीक्वेंस की स्केलर फील्ड के अंदर डेफिनेशन बन गई कि एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। इस स्टेज के बाद आप कोई भी दो टर्म का डिफरेंस लोगे तो वो आपका एप्सिलॉन से छोटा आएगा। जैसा कि इस बात को समझते हैं, एक्स एन आई माइनस एक्स एम आई, एक्स एन आई की जैसे मैंने आपको यहां पर नोटेशन के अंदर बताया, एक्स एन आई यहां पर एक्स एन आई होगा, एक्स एन आई तो और एक टर्म आएगी एक्स एम वाली इस सीक्वेंस की। जब आप एक्स एम टर्म चूज करोगे तो जो उसकी आई टर्म होगी एक्स एम आई, तो एन नोट के बाद की इस जो आयत, हर सीक्वेंस का जो आयत टर्म है उसको पिक करते हैं हम। आयत टर्म एन नोट के बाद की आप किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस लेते हो और उसका मॉडुलस लेते हो, वो एप्सिलॉन से छोटा आता है। ये आपकी अपने आप में कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो और हम सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जानते हैं कि वो आपके कंप्लीट स्पेस है, तो ये कोशी सीक्वेंस किसी ना किसी स्केलर को कन्वर्ट करेगी। वो हमने अज्यूम कर लिया कि जो स्केलर इस एक्स एन आई सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग आया वो स्केलर हमने जेड आई अज्यूम कर लिया। तो जो आपकी एक्स एन आई सीक्वेंस है ये कन्वर्ट कर गई जेड आई को। यहां पर जो नोटेशन है, यहां पर आई जो है ये आई हमारा फिक्स है, इसको हम एक्स एम आई भी लिख सकते थे कि एक्स एम आई भी हमारा जेड आई को ही कन्वर्ट करेगा जब इसके ऊपर आप लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसके ऊपर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आयत कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्पेशल एंट्री नहीं थी, आप इस समेशन की कोई भी टर्म पिक कर सकते थे। तो इस बात का मतलब जब आप एक्स एन वन के कोरस्पॉन्डिंग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बनाओगे तो हमें जो स्केलर मिलेगा वो जेड वन मिलेगा। एक्स एन टू के कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग आप लिमिट अप्लाई करोगे तो जेड टू मिलेगा। तो हमें एक एक टर्म मिलती जाने लग रही है, तो इन सभी टर्म्स को इकट्ठा करके हम एक नई सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, जेड सीक्वेंस। इन Z1, Z2, Z3, Z4 की हेल्प से हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर दी, जेड सीक्वेंस। जैसा कि मैंने आपको प्रूफ की आउटलाइन में बताया कि हमें हमारा जो सबसे पहले मोटिव है एक ऐसी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है। हमने किस सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन अब ये शो करते हैं कि जो ये जेड सीक्वेंस है ये आपकी एलपी स्पेस से बिलोंग करेगी, और ये जेड सीक्वेंस आपकी एलपी स्पेस से तभी बिलोंग करेगी जब जेड आई मॉडुलस पावर पी समेशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो ये सीरीज है आपकी, ये कन्वर्जेंट हो जाए। तो अब हम इस जेड सीक्वेंस को ये शो करते हैं कि ये जेड सीक्वेंस आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अब हम शो करते हैं कि जो हमने जेड सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है वो एलपी स्पेस से बिलोंग करेगी। उसके लिए जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास जो गिवन है कि हम एक्सन कोशी सीक्वेंस अज्यूम करके चले हैं, तो उसी बात का यूज करते हैं। एक्सन कोशी सीक्वेंस है तो इस एन नोट के बाद की किन्हीं भी दो टर्म का आप डिफरेंस लोगे, उसकी पीडीएच नॉर्म वो आपका एप्सिलॉन से छोटा आएगा। तो हम इस एन नोट के बाद की ही एक्सन सीक्वेंस की एन नोट के बाद की ही टर्म की एक बार नॉर्म कैलकुलेट करते हैं कि पीटीएच नॉर्म क्या होगी। तो जब आप इस एन नोट के बाद की कोई भी कोशी सीक्वेंस की टर्म लोगे उसकी पीटीएच नॉर्म कैलकुलेट करते हैं कि वो कैलकुलेट होके कितनी आती है। तो इसके लिए हमने इस नॉर्म फंक्शन के अंदर एक्स एन नोट टर्म को ऐड कर लिया और एक्स एन नोट टर्म को ही सबट्रैक्ट कर दिया। इसके ऊपर हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज कर लिया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अब इस बात को ध्यान से समझते हैं कि जो एक्स एन नोट टर्म है ये तो आपकी एक्स एन सीक्वेंस की एन नोट वाली टर्म है जो एन नोट नंबर पर होगी, और इसकी जब आप नॉर्म निकालोगे तो फाइनाइट आएगी, क्योंकि जो ये फंक्शन है ये आपका नॉर्म फंक्शन बन चुका है। तो किसी भी एलपी स्पेस के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करोगे तो एक फाइनाइट आंसर आएगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि नॉर्म का जो आंसर होगा वो एम होगा, और एक्स एन माइनस एक्स एन नोट, ये एन आपका इस एन नोट से बड़ा है, और एन नोट आपका खुद जो ये स्टेज है ये वाली, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने सीक्वेंस की टर्म को पिक किया है। तो ये तो आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस। तो हमने यहां पर कैलकुलेशन की कि आप एन नोट के बाद की सीक्वेंस की कोई भी टर्म पिक करते हो उसकी पीटीएच नॉर्म फाइंड आउट करते हो तो वो आपकी ए से छोटी आती है, और ये ए है आपका एप्सिलॉन प्लस एम के इक्वल। अब हम इस बात को कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक्सएन की पीटीएच नॉर्म लेस देन, अब ए है, अब एक्सएन की पीटीएच नॉर्म की हम वैल्यू पुट करते हैं। एक्सएन की पीटीएच नॉर्म की जब आप वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि एक्सएन की पीटीएच नॉर्म जैसा कि हमने नॉर्म फंक्शन को पीटीएच नॉर्म डिफाइन होती है समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एक्सएन आई मॉडुलस पावर पी सारे की पावर 1 बाय पी लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। अब यहां से हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड पावर पी को रेज करते हैं। पावर पी को रेज करोगे तो
जो ये इनइक्वालिटी है ये आपकी इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब इस स्टेप से क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो जेड सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट की है वो एलपी स्पेस से बिलोंग कर जाए, और अभी तक जेड सीक्वेंस के बारे में कोई भी हमने कैलकुलेशन नहीं की है। लेकिन अब फ्रेंड्स इस समेशन को हम फाइनाइट समेशन में ब्रेक करते हैं, क्योंकि जब इस पूरी सीरीज का सम लेस देन इक्वल टू है ए रेज टू पावर पी से, तो आप इस सीरीज की कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लोगे, उसका भी सम आपका ए रेज टू पावर पी से कम होगा। तो हमने इस इनफाइनाइट सीरीज के सम की कुछ फाइनाइट टर्म्स को कंसीडर कर लिया, और फाइनाइट टर्म्स जो कंसीडर किए हैं आई फ्रॉम 1 टू के, एक्स एन आई मॉडुलस पावर पी लेस देन इक्वल टू ए पी। अब फ्रेंड्स इस इनइक्वालिटी के ऊपर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं। जब आप एक्स एन आई के ऊपर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये आपकी सीक्वेंस जेड आई को कन्वर्ट करेगी। हम डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर जो ये डबल स्टार है इसके ऊपर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये समेशन अपने आप में इनफाइनाइट समेशन है। तो इसीलिए हमें इस इनफाइनाइट समेशन को पहले फाइनाइट समेशन के अंदर ब्रेक करना होगा। तो जब आप इस इनइक्वालिटी के ऊपर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो जो ये सीरीज है ये आपकी क्योंकि हर एक टर्म इस सीरीज की हर एक टर्म जेड आई को कन्वर्ट करेगी, तो जो ये सीरीज है ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी समेशन आई फ्रॉम 1 टू n आई फ्रॉम 1 टू k जेड आई पी लेस देन इक्वल टू ए रेज टू पावर पी। और यहां पर इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखते हैं। जैसा कि हमें शो करना था कि जेड सीक्वेंस आपकी एलपी स्पेस से बिलोंग करे, और ये एलपी स्पेस से तभी बिलोंग कर सकती थी जब इसके हर एक कंपोनेंट की पावर पी करके जो हम सीरीज बनाए वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो। और इस सीरीज को कन्वर्जेंट शो करने का तरीका एक ही था, क्योंकि ये अपने आप में पॉजिटिव टर्म की सीरीज थी। और अगर हम ये शो कर देते हैं कि इस पॉजिटिव टर्म की सीरीज के पार्शियल सम की सीक्वेंस अगर बाउंडेड हो जाती है तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और यहां पर समेशन आई फ्रॉम 1 टू के जेड आई मॉडुलस रेज टू पावर पी लेस देन इक्वल टू ए पी, यहां पर हमने यही बात को शो किया है कि इस सीरीज के पार्शियल सम की सीक्वेंस इस के अंदर कोई भी खास बात नहीं है। जैसा कि हम के इस सीरीज से हमने कुछ फाइनाइट टर्म्स को पिक किया था, आप के की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, 10,000 कुछ भी एज्यूम कर सकते थे। तो ये पार्शियल सम की सीक्वेंस, तो जेड आई जो ये सीरीज थी इसके पार्शियल सम की सीक्वेंस यहां पर बाउंडेड शो हो चुकी है। इस बात का मतलब जो हमने जेड सीक्वेंस कंसीडर की थी उसके कोरस्पोंडिंग जब आप ये सीरीज बनाओगे वो कन्वर्जेंट होगी, और ये कन्वर्जेंट होते ही जो आपका जेड सीक्वेंस थी वो आपकी एलपी स्पेस से बिलोंग कर जाती है। लास्ट स्टेप जो कि सेकंड स्टेप था हमने आउटलाइन के अंदर डिस्कस किया था। अब ये बात शो करते हैं कि जो जेड जो हमारी एक्सएन सीक्वेंस है जो हम कोसी सीक्वेंस लेके चले थे वो इस जेड को ही कन्वर्ट करेगी। तो इसके लिए फिर से हम क्योंकि एक्सएन सीक्वेंस हम कोसी सीक्वेंस लेके चले हैं तो फिर से हम कोसी सीक्वेंस की फिर से वही डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। समेशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन आई माइनस एक्स एम आई मॉडुलस पावर पी लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर पी फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। अब फिर से हम इस समेशन जो कि क्योंकि अपने आप में ये इनफाइनाइट समेशन है इसको हम फाइनाइट समेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम इस समेशन के ऊपर m टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करना चाहते हैं ताकि इस एक्स एम आई की जगह जेड आई आ जाए जो कि सीक्वेंस की टर्म है, जेड सीक्वेंस की टर्म है। तो इस इनफाइनाइट समेशन को हमने फाइनाइट समेशन के अंदर कन्वर्ट किया। जब इस सीरीज का सम एप्सिलॉन रेज टू पावर पी से छोटा है तो इस सीरीज की फाइनाइट टर्म्स का सम तो एप्सिलॉन रेज टू पावर पी से छोटा ही होगा। अब इस इनइक्वालिटी के ऊपर हम लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, तो जो आपकी एक्स एम आई सीक्वेंस है वो आपकी जेड आई को कन्वर्ट कर जाएगी। तो यहां पर आपका जो ये समेशन लिमिट आई फ्रॉम 1 टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू के एक्स एन आई माइनस जेड आई मॉडुलस रेज टू पावर पी आपका एप्सिलॉन रेज टू पावर पी से छोटा आ चुका है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। अब फिर से क्योंकि इस इनइक्वालिटी के ऊपर जब आप लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो इस इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लिमिट दोनों साइड अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये फाइनाइट समेशन है ये आपका इनफाइनाइट समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इनइक्वालिटी आएगी वो आएगी समेशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन आई माइनस जेड आई मॉडुलस पावर पी लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर पी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। और हम दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड अब पावर 1 बाई पी को रेज करते हैं। जब आप दोनों इक्वलिटी के दोनों साइड पावर 1 बाई पी को रेज करोगे तो ये अपने आप में एक्स एन माइनस जेड की पीटीएच नॉर्म बन जाएगी और लेस देन एप्सिलॉन। इस बात का मतलब जो हम आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ के लाना था सच दैट कि जो आपकी एक्स एन कोसी सीक्वेंस है वो किसी एलपी स्पेस के ही एलिमेंट को कन्वर्ट करे। हमने शो किया कि एलपी स्पेस का एलिमेंट जेड है, और इस एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग हमने जो स्टेज फाइंड आउट की है कि एन नोट के बाद की आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म का डिफरेंस जब इस जेड के साथ लोगे उसकी पीटीएच नॉर्म फाइंड आउट करोगे एप्सिलॉन से छोटी आएगी। तो ये एन नोट हमारा वही है जो हमने कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते वक्त हमें ऑब्टेन किया था। तो फ्रेंड्स हमने कोसी सीक्वेंस को यहाँ पर कन्वर्जेंट शो कर दिया और शो कर दिया कि वो आपके एलपी स्पेस के ही एलिमेंट जेड को कन्वर्ट कर रही है।
तो एलपी स्पेस है वो बनाक स्पेस प्रूव हो जाता है। थ्योरम की फिर से अगर एक बार आउटलाइन को समझें तो हमने आर्बिटरी कॉची सीक्वेंस ली, आर्बिटरी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करके हमने एक ऐसी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की जेड सीक्वेंस, और फिर जेड सीक्वेंस को हमने शो किया कि वो एलपी स्पेस से बिलोंग करती है, और फिर लास्ट में हमने शो कर दिया कि जो एक्शन सीक्वेंस है वो जेड को ही कन्वर्ट करेगी। उम्मीद है साथियों आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।